जी हां, आज टीवी9 भारतवर्ष पर हम करने जा रहे हैं एक एक्सक्लूसिव, एक बड़ा खुलासा पुतिन की हाइब्रिड वॉर को लेकर, जिससे दुनिया के लिए बड़े और नए खतरे का अंदेशा जिसको लेकर जताया जा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। दुनिया पर क्या वाकई एक नया खतरा मंडरा रहा है? इस नए खतरे का नाम है हाइब्रिड वॉर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया के कई देशों में हाइब्रिड वॉर छेड़ रखी है। पुतिन का ये युद्ध एक देश में सीमित नहीं है। इस हाइब्रिड वॉर से अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देशों तक हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन की ये वॉर दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। दरअसल अमेरिका से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है हाइब्रिड वॉर के बारे में। उसी के बाद घमासान मच गया है। और आखिर यह हाइब्रिड वॉर क्या होती है, कैसे लड़ा जाता है हाइब्रिड वॉर के अंदर, इस हाइब्रिड वॉर की चपेट में कितने देश हैं, एक एक जानकारी हम आपको देंगे। और टीवी9 भारतवर्ष आपको यह भी बताएगा कि आखिरकार कैसे रूस इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जी हां, बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से देखिए फिर अटैक हो गया है। जनरल किरिलोव की हत्या के बाद यह पहला बड़ा हमला है रूस पर। यूक्रेन ने एक बार फिर स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये वो मिसाइलें हैं जो ब्रिटेन से यूक्रेन को हासिल हुई हैं, यानी लगातार ATACMS जो अमेरिका से मिले और स्टॉर्म शैडो जो ब्रिटिश मिसाइलें हैं ब्रिटेन से हासिल हुई हैं यूक्रेन को, उससे यूक्रेन हमला करने से बाज नहीं आ रहा है। और वहीं रूस के रोस्टोव में 10 मिसाइलों से हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना ने किया है यह बड़ा हमला। ATACMS मिसाइल से किया गया था यह हमला। और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 10 मिसाइलों से रोस्टोव पर हमला किया गया। रोस्टोव वो जगह है जो रूस का एक सदर्न कमांड का एक बड़ा इलाका है, जहां से लगातार सदर्न फोर्सेस मूव करती हैं और इसी पर 10 मिसाइलों से बड़े हमले किए गए हैं। तो रूस के रोस्टोव में एक और बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। रूसी सेना पर ड्रोन से किया गया है अटैक। रोस्टोव को निशाना बनाया गया है बड़े पैमाने पर। फिलहाल जो तस्वीरें रोस्टोव से सामने आ रही हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है एक और बड़ा हमला रोस्टोव पर ही किया गया है। रूस के रोस्टोव को बनाया गया है निशाना। और इस बार देखिए रूसी सेना पर यह यूक्रेनी ड्रोन ने अटैक किया, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। तो हाहाकार मचा हुआ है रोस्टोव में। वहीं रूस की हाइब्रिड वॉर को लेकर टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपके सामने आने जा रही है। अमेरिका से यूरोप तक रूस की हाइब्रिड वॉर का सिलसिला जारी है। रूस ने हाइब्रिड वॉर के 150 ऑपरेशन अंजाम दिए गए। रूस की तरफ से यह रिपोर्ट में दावा किया गया है नाटो देशों में ज्यादातर हाइब्रिड वॉर ऑपरेशन चला रहा है रशिया। अमेरिका की हेलसिंकी कमीशन की रिपोर्ट में दरअसल यह दावा किया गया है। हेलसिंकी कमीशन की रिपोर्ट में रूस के इन ऑपरेशंस को लेकर जो बातें कही गई हैं, जो दावे किए गए हैं, वो चौंकाने वाले हैं। और देखिए रूस की सीक्रेट हाइब्रिड वॉर पर टीवी9 एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या है ये खबर। दरअसल सबसे पहले आप जानिए ये वॉर होता क्या। पारंपरिक युद्ध के अलावा हाइब्रिड वॉर में शामिल हुआ है रूस। नाटो देशों में रूस का हाइब्रिड वॉर जारी है। यूरोप के कई देशों में हाइब्रिड वॉर जारी रखे हुए है रूस। और अमेरिका में भी रूस का हाइब्रिड वॉर की रिपोर्ट सामने आ रही है। रूस ने हाइब्रिड वॉर में करीब 150 ऑपरेशन किए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऑपरेशन में तेजी आई है। फरवरी 2022 से अभी तक जारी है हाइब्रिड वॉर। रूस लगातार अमेरिका में भी हाइब्रिड वॉर कर रहा है और ये लगातार कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि रूस चाहता है कि अपने एनिमी को हर इलाके में टारगेट कर सके।
और देखिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल यूएस राठौड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सुशील कुमार सिंघल साहब पूर्व राजदूत हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष झा भी स्टूडियो में आ चुके हैं, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फरवरी 2022 से लेकर अब तक लगातार रूस नेटो के अलग अलग देशों में इस हाइब्रिड वॉर को अंजाम दे रहा है। हालांकि ये रिपोर्ट जो है वो भी अमेरिका से ही आई है, हेलसिंकी कमीशन की ये रिपोर्ट है। लेकिन इसका मतलब क्या है, रूस के इरादे क्या नजर आ रहे हैं इस हाइब्रिड वॉर के जरिए? किस तरह के मोटिव को अंजाम देते हुए पुतिन नजर आते हैं? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, जब हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं तो उसमें तमाम डायमेंशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग भी है और एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, साइमल्टेनिटी ऑफ ऑपरेशन और तमाम तरीके के साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी उसमें शामिल होते हैं। और एक तरीके का ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्ट्रॉय किया जा सके और ये बाध्य किया जा सके कि सारे अफेक्टेड लोग में एक अजीब सा कंफ्यूजन हो। वॉर का जो फॉग होता है वो ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि सारे के सारे वॉर फाइटिंग जो मशीनरी है वो क्रिपल हो जाए। इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। इसमें हर एक चीज, काइनेटिक एनर्जी है, थर्ड डायमेंशन है, सैटेलाइट वॉरफेयर है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। इस तरीके का जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो कितने भी कंट्री हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो किस पे काम कर रहे हैं, एक तरीके का नेटवर्किंग है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, सेंसर्स हैं, तमाम तरीके के ऑप्टिकल और सर्विलेंस डिवाइसेस हैं जो इस पे बेस्ड होते हैं। अगर इसको आप साइमल्टेनियसली एक्टिवेट करते हैं तो कोई भी कंट्री हो वो पूरी तरीके से क्रिपल हो जाता है, लड़ने की उसमें जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसी के तहत काम कर रहा है। देखिए, न्यूक्लियर पावर तो एक बहुत बड़ी है ही है रशिया के पास। अगर वो इस विधा में भी अप्लाई करता है जिसमें कि उसके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, तमाम तरीके के रॉकेट हैं, ग्राउंड फोर्सेस हैं और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को भी इंक्लूड कर देता है, तो ये एक बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से आपको रिजल्ट देता है। ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। और चाहे वो नेटो कंट्री हो चाहे अमेरिका हो, देखिए आज की डेट में तमाम लोग सेंसर और कंप्यूटर और इस तरीके के इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दें, अगर आप सर्विलेंस और तमाम तरीके के जो इंटेलिजेंस मींस है उसको करप्ट कर दें, तो आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी, आपका टारगेटिंग गलत हो जाएगा और आप तमाम तरीके से जितने भी वॉर वेजिंग मशीनरी उसको आप रिपेल कर देंगे। तो ये एक अल्टीमेट है। अगर इसका इस्तेमाल रशिया करता है तो ये पूरे के पूरे नाटो देश और अमेरिका पे डायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए अमेरिका में भी और कई देशों में इसका इफेक्ट दिखेगा। और पुतिन की इस हाइब्रिड वॉर से हड़कंप मच गया है। जी हां, पुतिन ने जब से हाइब्रिड वॉर स्टार्ट किया इससे पूरे यूरोप के अंदर हड़कंप मच चुका है। कई यूरोपीय देशों में हाइब्रिड वॉर लगातार जारी है। यूक्रेन के आसपास के देशों में ज्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हेलसिंकी कमीशन की रिपोर्ट में जो जानकारियां सामने आई हैं वो चौंकाने वाली। पुतिन का हाइब्रिड अटैक, कहां-कहां बड़े हमले हुए हैं ये देखिए। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इन देशों को बनाया गया है निशाना। पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, इसके अलावा डेनमार्क, फ्रांस और एस्टोनिया। इसी के साथ साथ हाइब्रिड वॉर का जो नतीजा है वो कहां-कहां दिख रहा है ये देखिए। ग्रीस, यूक्रेन, स्लोवाकिया और बाल्टिक सागर। पुतिन का हाइब्रिड अटैक कहां-कहां पर बड़े हमले हुए हैं ये पूरी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। मनीष, ये हाइब्रिड वॉर जो है रूस की तरफ से अंजाम दी जा रही है, अलग अलग देशों को निशाना बनाया गया है, वो तमाम देश जो कहीं ना कहीं आज की तारीख में पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन माने जा रहे हैं, उन्हें आघात पहुंचाने की कोशिश, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ और डिटेल जरा हमारे दर्शकों के सामने रखिए कि इस हाइब्रिड वॉर को कैसे आखिर रूस अंजाम दे रहा है, कैसे इसमें कामयाब हो रहा है। देखिए, इस रिपोर्ट में दरअसल ये दावा किया गया है कि रूस किस तरीके से यूरोप में अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करता है। अच्छा। फिर चाहे वो इलेक्शन में इंटरफेयर के बाद की तरह से हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के रूप में हो, या फिर मध्य पूर्व देशों से माइग्रेशन को यूरोप में भेजकर उसका अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करना हो। तो बेसिकली रूस का इन्फ्लुएंस यूरोप पर है और उसकी वजह से यूरोप में उथल पुथल मच सकती है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये बहुत हद तक रूसोफोबिया भी हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, अभी जो सीरिया में हुआ वो पुतिन का हाइब्रिड वॉर था या बाइडेन साहब का हाइब्रिड वॉर था? इससे पहले बांग्लादेश में जो हुआ उसमें पुतिन ने जो वहां से हाइब्रिड वॉर किया था या फिर व्हाइट हाउस का ये हाइब्रिड वॉर था? या फिर उससे पहले अगर आप जाइए
इराक जाइए, लीबिया जाइए, अफगानिस्तान जाइए, युगोस्लाविया जाइए, ऐसी लिस्ट बहुत सारी लंबी है। बल्कि अगर इस रिपोर्ट में यह कहा जाता कि रूस ने किस तरह से अफ्रीकी कंट्री, कई सारे वेस्ट सहारन अफ्रीकन कंट्री में सत्ता परिवर्तन कराए, तो मुझे एक बार लगता कि यह कन्विंसिंग है। अब आप देखिए, माइग्रेशन के तमाम तरह के हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि माइग्रेशन को वेपनाइज किया गया है, यानी मध्य पूर्व से जो मुस्लिम आबादी यूरोप जा रही है, तो उससे यूरोप में बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन उसका कारण कौन है? मध्य पूर्व में इतनी उथल पुथल कौन मचा रहा है? तो मुझे लगता है रूसोफोबिया के नाम पर एक बार फिर अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट यूरोप को डराना चाहती है, 3 साल बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, देखिए यही बात हमेशा कही जाती है कि कई बार ऐसी खबरों से डराया जाता है, लगातार ऐसा कोशिश की जाती है कि रूसोफोबिया, या फिर आप कह सकते हैं कि रूस के प्रभाव या उसके वॉरफेयर को लेकर यूरोप को डराया जा सके, ताकि एक बड़ी तैयारियों को अंजाम भी दिया जा सके। और ये अक्सर हम देख भी रहे हैं। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे कि रोस्टोव में भी यूक्रेन का एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले किए गए हैं यूक्रेन द्वारा। और देखिए, लगातार यूक्रेन जो है रोस्टोव को टारगेट कर रहा है, और अब ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया है। और कुर्स्क में रूस का बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है यूक्रेनी सैनिकों पर। यहां फिर बड़ा हमला हुआ है। रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। कुर्स्क में अभी भी भीषण जंग का सिलसिला लगातार जारी है। और खास बात यह है कि वो इलाके जो कल तक यूक्रेन के कब्जे में थे, आज ज्यादातर इलाकों को, कुर्स्क के ज्यादातर इलाकों को वापस लेने में कामयाब रहा है। यहां रशिया और बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क के अंदर मारे गए। तो देखिए, हाइब्रिड ऑपरेशन जिसका जिक्र हो रहा है लगातार हेलसिंकी कमीशन की रिपोर्ट में, जिस बात का जिक्र किया गया, उस रिपोर्ट के मुताबिक अब आपको बताते हैं कि जिन जिन देशों में रूस हाइब्रिड युद्ध लड़ रहा है, उसके कितने तरीके हैं और किस तरीके पर कितना फीसदी खर्च रूस कर रहा है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में साझा की गई है। हेलसिंकी कमीशन की रिपोर्ट देखिए क्या कहती है। चुनाव और सूचना अभियान में 35% खर्च हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है, इस पर 33% खर्च हो रहा है। हिंसा अभियान, हाइब्रिड वॉर के जरिए हिंसा अभियान भी छेड़े गए हैं, जिसमें 20% का खर्चा है। और रणनीतिक माइग्रेशन, जिसमें 12% का खर्चा है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए कितने तरीके जो हैं वो इस हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कितने तरीके और उसकी परसेंटेज कितनी है, ये हमने आपको बताया। हमारे साथ मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ इंफॉर्मेशन वॉल पर हमें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये हाइब्रिड वॉर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है। रूस इसे कैसे अंजाम दे रहा है, अलग अलग तरीके हमने बताए। चुनाव और सूचना अभियान, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जा रहा है, हिंसा अभियान में शामिल है, रणनीतिक माइग्रेशन। यानी एक तरह से इस रिपोर्ट के जरिए, इस कमीशन की रिपोर्ट के जरिए रूस पर यह बड़ा आरोप भी लगा दिया गया है कि देखिए यूरोपीय देशों में, नेटो देशों में कैसी उथल पुथल मचाने की कोशिश में है रशिया। बिल्कुल, देखिए, हेलसिंकी रिपोर्ट कहती है कि चुनाव को लेकर सबसे अधिक खर्च भी हो रहा है, और सूचना अभियान को लेकर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो मतलब फ्रांस में जो चुनाव हो रहे हैं, जर्मनी में हो रहे हैं, या आसपास के यूरोपीय देशों में जो चुनाव होते हैं, उसमें रूसी इंटरफेयर होता है। इसी तरह के आरोप तब लग रहे थे जबकि अमेरिका में चुनाव होते हैं। जब भी अमेरिका में चुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि रूस का इंटरफेयर है। उसी तरह से कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से जो है इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाते हैं। आज की तारीख में आरटी न्यूज हो या फिर दूसरे और कोई रूसी माध्यम हो, उन सब पर तो बैन ही लगा दिया गया है। तो जो भी एजेंडा पेश किया जा रहा है वो तो वेस्टर्न एजेंडा ही पेश किया जा रहा है यूरोप में। तो कितना इन्फ्लुएंस होता होगा वो भगवान जाने। दूसरी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये यूक्रेन में हो रहा है। अभी तो यूरोप के किसी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी नहीं हो रही है। जबकि इसके उलट अगर आप देखें, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो जर्मनी और रूस के बीच में कनेक्टिंग था, उससे उड़ा दिया गया। किसने उड़ाया, उससे पता चल जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किसने किया। बिल्कुल। अब तीसरा ये हिंसा अभियान। हिंसा अभियान को लेकर रूस पर यह एलिगेशन है कि यूरोप में बहुत सारे अहम जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं, उनके पीछे में रूसी साजिश है। चौथी बात है रणनीतिक माइग्रेशन, यानी कि मध्य पूर्व देशों से या कहीं और जगह से जानबूझकर एक बड़ी आबादी को आप ऐसी जगह पर रखते हैं
जिनका रूस या क्रेमलिन अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहा है। तो बिल्कुल। ये कहना है कि हाइब्रिड ऑपरेशन के तहत क्रेमलिन की ये सोची समझी रणनीति है जो काम कर रही है। बिल्कुल, क्रेमलिन की सोची समझी रणनीति। लेकिन यहां पर हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि यह हेलसिंकी कमीशन की रिपोर्ट कहां से सामने आई है? अमेरिका से सामने आई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राठौड़ साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस रिपोर्ट को? ये आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा, एक प्रोपेगेंडा रूस के खिलाफ नजर आता है, या फिर इस रिपोर्ट में वाकई दम है? रूस इस तरह से लगातार यूरोपीय देशों को टारगेट कर रहा है। 150 तकरीबन 150 ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा चुका है अब तक, ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। यकीन होता है? देखिए समीर, हाइब्रिड वॉर रूस ही नहीं करता है, रूस के खिलाफ भी किए जाते हैं और ये एक कंटिन्यूअस चीज़ है जो कि यूरोप और अमेरिका के खिलाफ चलती है। लेकिन हाइब्रिड वॉर को इतनी ज़्यादा वेटेज देना कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर रूस का हाइब्रिड वॉर का इतना ज़्यादा कैपेसिटी होती तो आज यूक्रेन दम तोड़ चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लॉन्ग टर्म में हाइब्रिड वॉर हर आदमी करता है। अब यहाँ पर आप कहते हैं कि रणनीतिक माइग्रेशन, ये माइग्रेशन में रूस कहीं नहीं कहता है कि आप 50,000 पॉपुलेशन जो है अफ्रीका से यूरोप में जाएगी, लेकिन हाँ, उनमें से कुछ लीडर्स बाद में ज़रूर चुने जाते होंगे जो कि पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड कर सकें और वो हिंसा फैला सकें, अव्यवस्था फैला सकें, वो बात की बात है। ये हर जगह ऐसा होता है, लेकिन रूस ने सर्टेनली इसको सीरियसली लिया है और हाइब्रिड वॉर के अंदर कई स्ट्रेटा और कई डिपार्टमेंट शामिल हैं। खास करके आपका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बड़ा अहम मुद्दा है। एक बार ये चुनाव में जब आया, जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, कहा गया था कि रूस ने वहाँ के अमेरिका के इलेक्शंस में दखल किया है। तो आज हाइब्रिड वॉर सिर्फ ये ऐसा नहीं है रूस वर्सेस यूक्रेन, ये हर जगह है। बिल्कुल, हर लोग कोशिश करते हैं। आज हम जैसे भी बैठ के बात कर रहे हैं तो आपके सोशल मीडिया पे जो चीजें आपको आती हैं वो भी हाइब्रिड वॉर से प्रेरित होती हैं। बिल्कुल राठौर साहब, देखिए क्योंकि हर देश अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाता है कि हाइब्रिड वॉर अपने दुश्मन पर इस्तेमाल करे। हालांकि ये पेंटागन या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से आई रिपोर्ट है, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका भी ऐसा करता आया है और लंबे समय से ऐसी रिपोर्ट अमेरिका के खिलाफ भी आती रही है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रूस ने यूक्रेन के व्हीकल को तबाह कर दिया एक अटैक में, और मैनपैड सिस्टम से रूसी सैनिकों का यह हमला हुआ। यूक्रेनी काफिले पर दागा गया था रॉकेट, जिसमें यूक्रेन की एक व्हीकल पूरी तरीके से तबाह हो गई। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हाइब्रिड वॉर को लेकर एक खबर आई, एक रिसर्च आई। लेकिन हाइब्रिड वॉर होती क्या है, आखिरकार कैसे लड़ा जाता है? दरअसल सैन्य रणनीति का ही अहम हिस्सा होती है ये। युद्ध के साथ प्रोपोगेंडा चलाने का कॉन्सेप्ट है इसमें। गलत सूचना, इकोनॉमिक मैनिपुलेशन, साइबर युद्ध जैसी चीजों से छेड़छाड़ की जाती है और अनियमित युद्ध और जासूसी, या फिर आप कह सकते हैं कि अलग तरीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। दूसरे देशों में अशांति पैदा करना, कूटनीतिक दबाव बनाना, यह भी इसका हिस्सा होता है। और पारंपरिक, अनियमित, साइबर, रणनीतिक युद्ध एक साथ किए जाते हैं और अभी एक साथ मिलाया जाए तो हाइब्रिड वॉर हो जाता है। यानी सभी चीजों को कॉम्बिनेशन ही हाइब्रिड वॉर का एक, आप कह सकते हैं कि एक पूरा फुल प्रूफ प्लान होता है। युद्ध में शामिल हुए बिना दुश्मन देशों को कमजोर करना इसकी मुख्य रणनीति होती है। और देखिए, हमारे साथ दत्ता सर भी हैं। दत्ता सर, ऐसा लगता है, हालांकि ये हर देश करता है, लेकिन रिपोर्ट हमेशा अमेरिका दूसरे देशों के बारे में देता है। इसको आप एक तरीके का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कह सकते हैं। हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी का पार्ट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी। देखिए, बिल्कुल जो पहले भी बताया गया है, हाइब्रिड वॉर अलग अलग डायमेंशंस में इसको चलाया जाता है और आज के वॉरफेयर के अंदर कोई भी मुल्क हो इसका इस्तेमाल करता है। अगर आप लेटेस्ट जो पीछे हमास इजराइल का चल रहा था, उसके अंदर भी हाइब्रिड वॉरफेयर आपने देखा होगा। पूरी दुनिया में कैसे एक नैरेटिव बनाया गया इजराइल के बरखिलाफ, जबकि हमला इजराइल के ऊपर हुआ था। तो ये जो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, सब कन्वेंशनल, साइबर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मीडिया का इस्तेमाल, अपने जो आपका इन्फ्लुएंस का एरिया है,
माइग्रेटेड पब्लिक जो है आपके माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, उनका इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को कमज़ोर करना, उसकी विल टू फाइट, उसको साइकोलॉजिकली इतना डाउनग्रेड कर देना कि वो आगे जंग करने की काबिलियत ना रखे। तो ये जितने जो हैं जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इस्तेमाल कर रही हैं, अमेरिका भी रशिया के ख़िलाफ़ कर रहा है, यूक्रेन भी कर रहा है, नेटो भी कर रहा है और रशिया भी उसको काउंटर कर रहा है अपने तरीके से। तो अभी ये है कि ये इसके अंदर सफलता किसको मिलेगी। अभी 3 साल पूरे होने वाले हैं, फरवरी में ये जंग शुरू हुए और अभी तक जो पूरा नेटो और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड मिलके एक मुल्क जो रूस के खिलाफ लड़ रहा था, और रूस की मदद डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान हो गया, चाइना हो गया या नॉर्थ कोरिया हो गया, लेकिन फिर भी रूस अपने बलबूते पे उसने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाया है, अपने बलबूते पे वो लड़ाई लड़ रहा है, ऑर्सनिक मिसाइल सिस्टम को वो अपग्रेड कर रहा है। और उसने बोला कि मैं ये जो कन्वेंशन था, मिसाइल कन्वेंशन, उसको मैं अब नहीं मानता हूं और अब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा और नेटो को भी अटैक करूंगा अगर जरूरत पड़ गई। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड वॉर का, ये सारे तरीके आजमाए जाते हैं इसके अंदर। दोनों तरफ के देश इसको इस्तेमाल करते हैं। कौन सा देश इसके अंदर सक्सीड करेगा वो उसके ऊपर मुनासिर है कि कौन सा जो एक टेक्निक था वो कहाँ पे कामयाब हो गया। और बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि इस तरह के तरीके, इस तरह का वॉरफेयर ये हर मुल्क अपनाता है, और सिर्फ रूस ही नहीं, इसके लिए अमेरिका भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मुमकिन है कि अमेरिका की तरफ से भी इस तरह के वॉरफेयर को अंजाम दिया जा रहा हो, और कई बार इससे जुड़ी जानकारियां भी सामने आई हैं। वहीं अलास्का में रूस का नेटो को बड़ा संदेश क्या था, ये देखिए। रूस के एटमी बॉम्बर का एक्शन दिखा। 15 घंटे की उड़ान से नेटो को दिया गया संदेश। एटमी हथियारों से लैस 2 रूसी बॉम्बर Tu-95MS और Su-35S से रूस ने एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया है। 15 घंटे की इस उड़ान से नेटो को दिया गया है संदेश। और देखिए, अब इसी बात से कहा जा रहा है कि रूस और नाटो के बीच जंग का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। हम आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं कि बाल्टिक सी के ऊपर 2 Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान देखी गई। 5 घंटे तक बाल्टिक सी के ऊपर Tu-22 और Su-27 ने भरी है उड़ान। एक्शन में आए स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के फाइटर जेट, और नाटो के फाइटर जेट ने Tu-22 को रोका भी। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लगातार अब ये युद्ध नाटो वर्सेस रूस बढ़ता जा रहा है, और रूस वर्सेस नाटो जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक सी के ऊपर 2 रूसी Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान देखी गई। 5 घंटे तक बाल्टिक सी के ऊपर ही दोनों Tu-22 और Su-27 की उड़ान भरी गई। Tu-22 को नाटो देश स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के फाइटर जेट्स ने रोका भी। रूस का न्यूक्लियर कैपेबल यास मिसाइल लॉन्च साइलो से लोड है, और पोलैंड के पास नए डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए जा रहे हैं और कर रहा है रूस। और ओशनिक के बाद अब नए ICBM ओशनिक ओसीना का भी करेगा टेस्ट, और बेलारूस में ओशनिक बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती भी जल्द करेगा रूस। और सिंघल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंघल साहब, अभी सुमित ने जो जानकारी दी और जिस हाइब्रिड वॉरफेयर का जिक्र हम लगातार अपने दर्शकों के सामने कर रहे हैं, कैसे आप इसे एनालाइज करेंगे, कैसे डिकोड करेंगे? एक तरफ इन बातों का होना कि 20 जनवरी के बाद हालात बिल्कुल बदल जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन अभी जिस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां नजर आ रही हैं, एक दूसरे पर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, उसको देखकर तो कुछ और ही कहानी अंजाम देती हुई यहां पर हमें नजर आती है। समीर, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि एक तरफ हम रिपोर्ट देख रहे हैं, बड़ी एग्रेसिवली रिपोर्ट आ रही है हाइब्रिड वारफेयर के बारे में, जबकि हाइब्रिड वारफेयर जैसा कि अभी सब एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे थे, तो ये नई चीज़ नहीं है, ये बराबर हर कोई इस्तेमाल करता है। इट्स मॉडर्न गुरिल्ला वारफेयर, आई वुड यूज़ दैट वर्ड, विदाउट कॉम्बैट। तो डिसइंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग दूसरे देशों को करना, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना, ये नॉर्मल होता रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है, तो ये इंडिकेशन है कि
दोनों साइड जो है, पर्टिकुलरली नेटो साइड, अपने आप को बड़ा शार्पन कर रहे हैं अपने अटैक को रशिया के ऊपर। उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि खाली ये रशिया ही गिल्टी एज पार्टी है और इन्होंने हमारे सारे जो सिस्टम है उसको जो है अटैक कर रहे हैं हमारे। और उसमें जो अटैक हुए होंगे, जो कह रहे हैं, हो सकता है काफ़ी सच्चाई भी हो, क्योंकि ये नॉर्मल, मैंने जैसा कहा कि जो नॉर्मल है कि सारे देश इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने पॉइंट आउट उनको किया। जहाँ तक ये बात नाटो और रशिया की बात है कि ये लग रहा है कि लड़ाई जो है नाटो और रशिया के बीच में बनती जा रही है। हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है जब बराबर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं लड़ाई बंद करा दूंगा, कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है और ये जो लॉस हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होगा ये तो खैर अभी कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन इंडिकेशन ये है कि अमेरिका अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेगा कि युद्ध विराम हो जाए। बिल्कुल। तो उसके लिए जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने कोशिश की कि इसको और डीप कर दिया जाए, उन्होंने परमिशन दे दी लास्ट मिनट में जाते जाते कि उनको आप जो है इनकी मिसाइल को यूज कर लें। तो और इधर हम ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या बदलता है। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो आदेश दिए हैं, जिस तरह से ग्रीन सिग्नल्स दिए हैं यूक्रेन को, उसके बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए ही नजर आते हैं। नाटो देश स्पेन के पास इस बीच दिखा है रूसी युद्धपोत, रूसी वॉरशिप गोर्शकोव से नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। स्पेन के मेजरका कोस्ट के पास दिखा है गोर्शकोव। ये देखिए तस्वीरें, स्पेनिश फ्रिगेट नवारा ने गोर्शकोव को ट्रैक किया है। गोर्शकोव के साथ रूसी शिप येलेनिया के भी होने का दावा किया गया है। और देखिए नाटो के पास रूसी वॉरशिप के क्या मतलब निकलते हैं और क्या है ये खबर। स्पेन के मेजारका कोस्ट पर रूसी वॉरशिप से नाटो में हड़कंप मच गया। जी हां, स्पेनिश फ्रिगेट नवारा ने रूसी वॉरशिप को ट्रैक किया और रूसी वॉरशिप गोर्शकोव के साथ रूसी शिप येलेनिया के भी होने का दावा किया जा रहा है। और पूर्वी मध्य सागर के अंदर और अटलांटिक महासागर की ओर जा रहा था ये वॉरशिप। और स्पेन नेवी के ऑपरेशन प्रेजेंस और सर्विलेंस और डिजिटल ऑपरेशंस के से हुआ है ये ट्रैक। और स्पेन के बाद रूसी वॉरशिप पर पुर्तगाली नेवी की भी नजर है। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लंबी दूरी के हमलों और एंटी सबमरीन जंग में सक्षम है गोर्शकोव। और अगली बड़ी खबर, विनाशक हमले के लिए तैयार रूस का यार्स, लॉन्च साइलो में लोड। रूस का आईसीबीएम यार्स कोजेल्स्क यूनिट की मिसाइल साइलो में लोड की गई है। कभी भी हमले के लिए यार्स पूरी तरह से तैयार है। 11,000 किलोमीटर तक हमले के लिए तैयार है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल यार्स। और देखिए रूस लगातार नाटो के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी भी कर रहा है। जी हां, नाटो के खिलाफ रूस की बड़ी तैयारियां देखने को मिल रही है। रिपोर्ट मिल रही है कि रूस की S-500 रेजिमेंट तैयार की गई है। सैटेलाइट किलर सिस्टम तैनात करेगा रूस, सिस्टम तैनात करेगा और सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम है S-500। देखिए मैं आपको बता रहे हैं कि S-500 सिस्टम तैयार किया गया और सैटेलाइट किलर सिस्टम तैनात करेगा रूस। और देखिए हम आपको यह भी बता रहे थे कि कैसे लगातार रूस ये तैयारी कर रहा है। जी हां सुमित, तो आपको बताते हैं कि रूस की S-500 डिफेंस सिस्टम, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कितना दमदार है, कितना ताकतवर है। S-500 डिफेंस सिस्टम 4 तरह की मिसाइलों से लैस है। इसकी पहली मिसाइल 600 किलोमीटर तक टारगेट करती है, दूसरी मिसाइल 250 किलोमीटर तक मार करती है, तीसरी मिसाइल 120 किलोमीटर और चौथी 40 किलोमीटर रेंज की होती है। S-500 सिस्टम कितना ताकतवर है ये एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी जानिए। 600 किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइल अगर आ रही हो तो ये इसे नाकाम कर सकता है। 500 किलोमीटर दूर से हाईटेक जेट को ये गिरा सकता है। 800 किलोमीटर दूर से टारगेट की पहचान कर लेता है। S-500 आसानी से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, ये है इसकी खासियत। और आगे बढ़ेंगे, अमेरिका ब्रिटेन में रहस्यमयी ड्रोन का खौफ देखा गया है। सैन्य बेस के पास रहस्यमयी ड्रोन की उड़ान, ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी की तरफ से यह दावा किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, रहस्यमयी ड्रोन रूस का स्लीपर एजेंट हो सकता है। रूस पर पश्चिमी देशों के एयर स्पेस की जासूसी का आरोप लगाया गया है इन तस्वीरों के सामने आने के बाद।
तो जंग से जुड़ी तमाम अहम खबरें लगातार हम आपको आगे भी देते रहेंगे, तमाम अपडेट से आपको कराएंगे वाकिफ। फिलहाल अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया। संसद परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस के खिलाफ अब बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। नीली साड़ी में संसद पहुंची हैं प्रियंका गांधी और नीली टी शर्ट में ही राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने बाबा साहेब का अपमान किया, यह कहा है कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीली टी शर्ट में, नीले रंग की टी शर्ट में आज राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी नीली साड़ी पहनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है। ऑपोजिशन इस मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहा है और इस वक्त दो तस्वीरें आपके सामने हैं, बल्कि तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर में आप नीली टी शर्ट में राहुल गांधी को देख रहे हैं, नीली साड़ी पहनकर प्रियंका गांधी आई हुई हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम सांसद किस तरह से संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये जो तमाम आरोप लगाए हैं इन्हें सरासर गलत करार देते हुए बीजेपी के सांसद भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा है, जरा वो भी सुनते हैं। अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से, लेकिन बजाय वो होने के अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया